कलकत्ता का एक बहुत ही शांत सा मोहल्ला। साल है 1908। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है, मतलब एकदम नॉर्मल। हाँ, बाहर से कोई शक नहीं कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन एक बंद घर के अंदर कुछ नौजवान एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसने उस समय के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। वो बना रहे थे बम। और मजे की बात यह है कि ये कोई पेशावर अपराधी नहीं थे। हाँ, वो तो पढ़े लिखे आम घरों के युवा थे। मतलब एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसे चुनौती देने के लिए इन युवाओं ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी चर्चा है। बिल्कुल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1907 से 1917 के बीच शांति से आवेदन और प्रार्थना करने वाले हमारे भारतीय युवाओं ने अचानक, मतलब एकदम से, हथियारों और खौफ का रास्ता अपना लिया। हमारे सामने स्पेक्ट्रम, सतीश चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय और एनसीईआरटी जैसी इन सारी इतिहास की किताबों और नोट्स का एक पूरा पहाड़ रखा हुआ है। हाँ, काफी सारा मटेरियल है हमारे पास। तो आज हमारा मकसद इन पन्नों के भीतर छिपी उस चिंगारी को खोजना है जिसने भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। मुझे लगता है शुरुआत इसी सवाल से होनी चाहिए कि आखिर ये नौजवान बम और पिस्तौल तक पहुंचे कैसे, क्योंकि इतिहास हमें बहुत साफ बताता है कि ये रातों रात लिया गया फैसला तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, मतलब कोई सुबह उठ के ये तो नहीं सोचता कि आज बम बनाएंगे। सही कहा। इसके पीछे सालों की हताशा, एक बहुत गहरी निराशा छिपी थी। अगर हम 20वीं सदी की शुरुआत को देखें तो उस समय की जो मुख्य राजनीतिक धारा थी, नरम दल। हाँ, नरम दल, उनकी एक बहुत ही स्पष्ट नीति थी जिसे 3 Ps की नीति कहा जाता था। अच्छा, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, है ना? बिल्कुल। यानी ब्रिटिश सरकार के सामने प्रार्थना करो, याचिकाएं लगाओ और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखो। लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं। इन युवाओं ने अपनी आंखों से देखा कि अंग्रेज इन याचिकाओं को रद्दी के कागज से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। सालों तक चिट्ठियां लिखने और मिन्नतें करने के बाद भी जब कोई ठोस राजनीतिक अधिकार नहीं मिला तो इन युवाओं के सब्र का बांध टूट गया। और मुझे लगता है कि इस सब्र के बांध को तोड़ने में 1905 के बंगाल विभाजन ने एक भारी हथौड़े का काम किया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन सब जानते थे कि उसका असली मकसद उस समय बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना उफान मार रही थी, उसे कुचलना था। और जब लोग सड़कों पर उतरे तो क्या हुआ? वही लाठियां बरसाई गईं। जब बंगाल बटा तो सड़कों पर जो एकदम शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था, अंग्रेजों ने उन पर बेरहमी से लाठियां चलाईं। उस लाठीचार्ज ने शायद युवाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में सिर्फ हाथ जोड़ने से आजादी मिल सकती है? बिल्कुल, वो एक तरह से मोह भंग था। लेकिन एक बात मुझे यहाँ समझ नहीं आती। ठीक है, देश के अंदर हताशा थी, लाठियां पड़ रही थी, पर किताबों में बार बार अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का भी जिक्र आता है। हाँ, ग्लोबल इवेंट्स का काफी असर था। जैसे 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। अब एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध की खबर से, मतलब भारत के एक आम युवा को रातों रात हथियार उठाने का कॉन्फिडेंस कैसे मिल गया? क्या ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई जा रही? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं बताया गया है। इसे समझने के लिए हमें उस दौर की, उस वक्त की मानसिकता को समझना होगा। अच्छा। उस समय पूरी दुनिया में ये मान लिया गया था कि यूरोपीय ताकतें अजेय हैं, उन्हें हराया ही नहीं जा सकता। मतलब एक तरह का गोरेपन का या श्वेत वर्चस्व का। हाँ, श्वेत वर्चस्व का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ था जिसने भारतीयों के दिमाग को जकड़ रखा था। लेकिन जब 1905 में जापान जैसे एक छोटे से एशियाई देश ने रूस जैसे विशाल और शक्तिशाली यूरोपीय साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, तो वो कोई आम खबर नहीं थी। उसने उस तिलिस्म को तोड़ दिया। बिल्कुल, उसने इस मनोवैज्ञानिक तिलिस्म को चकनाचूर कर दिया। भारतीय युवाओं ने सोचा कि अगर एशिया का एक छोटा सा देश इतनी बड़ी ताकत को हरा सकता है, तो हम करोड़ों भारतीय मुट्ठी भर अंग्रेजों को क्यों नहीं उखाड़ फेंक सकते? कमाल है। ये तो वाकई, मतलब दिमाग से वो डर हमेशा के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और सिर्फ जापान ही नहीं, उस समय रूस के भीतर भी क्रांति सुलग रही थी। वहाँ निहिलिस्ट्स काम कर रहे थे। निहिलिस्म? हाँ, ये वो लोग थे जो मानते थे कि समाज के मौजूदा जालिम ढांचे को
मतलब उसे पूरी तरह से तबाह किए बिना कोई भी नया और न्यायपूर्ण सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। वो छुपकर हत्याएं करते थे। अच्छा, और उनके इस तरीके ने भारतीयों को प्रभावित किया? बिल्कुल, उनके काम करने के इस गुप्त तरीके ने भारतीय युवाओं को बहुत अट्रैक्ट किया और इसी के साथ साथ आयरलैंड के रिपब्लिकन लोगों की कहानियां भी भारत पहुंच रही थी। तो ये एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया से एक ही संदेश आ रहा था कि ताकतवर साम्राज्यों को चुनौती दी जा सकती है, बस तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। तो ये बात तो साफ हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय हवा ने इस आग में घी का काम किया। एकदम सही। लेकिन जमीनी स्तर पर ये सब कैसे हो रहा था? जब हम स्रोत देखते हैं तो पाते हैं कि ये गुस्सा पूरे भारत में एक जैसा तो नहीं था। नहीं, अलग अलग इलाकों की अपनी कहानी थी। हाँ, हर इलाके की अपनी एक अलग पीड़ा थी, लेकिन समाधान सबने एक ही चुना। जैसे जैसे बंगाल में मुख्य रूप से विभाजन का दर्द था, वहाँ अनुशीलन समिति जैसी संस्थाएं खड़ी हो गईं। हाँ, जो कि बहुत एक्टिव थी। और 1907 के बाद अरबिंदो घोष और बारिंदो कुमार घोष जैसे नेता ऐसे चला रहे थे। उनका एक अखबार भी तो आता था, युगांतर, जिसमें बिना किसी खौफ के खुलेआम बगावत की बातें लिखी जाती थी। और उसी माहौल से निकल कर आता है 1908 का वो मशहूर अलीपुर षड्यंत्र केस। अरे हाँ, इस घटना के बारे में पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। हाँ, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड अपनी क्रूर सजाओं के लिए बहुत बदनाम था। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई। हाँ, दुर्भाग्य से उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 निर्दोष महिलाएं थीं जिनकी मौत हो गई। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को मात्र 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। सिर्फ 18 साल के थे वो। सोचिए। और इस धमाके के बाद पुलिस ने कलकत्ता के मानिकतला में एक गुप्त बम कारखाने पर छापा मारा, जहां से अरबिंदो घोष सहित कई लोग गिरफ्तार हुए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था। अच्छा, और कहां-कहां हो रहा था ये? अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी राष्ट्रवाद की एक अलग ही लहर चल रही थी। वहां वीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया था। मित्र मेला? हाँ, जो इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के विचारों से बहुत प्रभावित था। यही संगठन बाद में अभिनव भारत कहलाया। इसी तरह की एक बहुत बड़ी घटना महाराष्ट्र में 1909 में हुई, जिसे नासिक षड्यंत्र कहा जाता है। नासिक षड्यंत्र, इसमें क्या हुआ था? वहां अनंत कान्हेरे नाम के एक युवा ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के तार सीधे सावरकर से जुड़े पाए गए। ओह, तो इसी के बाद उन्हें सजा हुई थी? जी, उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर सेलुलर जेल यानी काले पानी की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। बाप रे। और अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ की स्थिति तो इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। हाँ, पंजाब का डायनामिक अलग था। वहाँ राष्ट्रवाद या सीमाओं के बंटवारे से ज्यादा किसानी और खेती के काले कानूनों ने आग लगाई थी। वहाँ पगड़ी संभाल जट्टा नाम का एक आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहे थे। किसानों की जमीनें छीनी जा रही थीं, टैक्स बढ़ रहे थे। बिल्कुल। अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बंगाल में विभाजन का मुद्दा, महाराष्ट्र में अलग राष्ट्रवाद की लहर और पंजाब में खेती का संकट। क्या ये सारे लोग अपनी अपनी जगह बस अलग अलग लड़ रहे थे, या इतने बड़े भौगोलिक दायरे के बावजूद इनके बीच कोई तालमेल था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बिना तालमेल के को ये सिर्फ अलग अलग जगह भड़का हुआ गुस्सा लगता है ना? हाँ, शुरुआत में मुद्दे भले ही अलग थे और ये चिंगारियां अपनी अपनी जगह अलग अलग सुलग रही थी, लेकिन धीरे धीरे इन क्रांतिकारियों को समझ आ गया कि अंग्रेजों की इतनी बड़ी मशीनरी से मतलब अलग अलग लड़कर नहीं जीता जा सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया? यहीं पर रासबिहारी बोस और सचिन सामन्याल जैसे रणनीतिकारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने इन अलग अलग केंद्रों को जोड़ने का काम किया। अच्छा, उन्होंने नेटवर्क बनाया? बिल्कुल, उन्होंने पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक विशाल गुप्त नेटवर्क तैयार किया। वे वेश बदलकर यात्रा करते थे, गुप्त कोड में बात करते थे। सोचिए, उस दौर में जब अंग्रेजों का खुफिया विभाग हर जगह मौजूद था, तब इन लोगों ने पूरे उत्तर भारत में हथियारों और विचारों की सप्लाई के लिए एक अंडरग्राउंड चेन बना ली थी। वाओ। इनका लक्ष्य था इन छिटपुट घटनाओं को जोड़कर एक बड़ी क्रांति में बदलना। जब दुश्मन इतना बड़ा हो, जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हों, तो उसे सिर्फ भारत के अंदर से हराना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसलिए इन क्रांतिकारियों ने समंदर पार छलांग लगाई। स्पेक्ट्रम की किताब हमें बताती है कि कैसे लंदन, यूरोप और अमेरिका में एक पूरा का पूरा वैश्विक नेटवर्क खड़ा किया गया।
हाँ, इंडिया हाउस के बारे में हम सब ने पढ़ा है। जी, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। और सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, अंग्रेजों के नाक के नीचे उन्हीं के घर मतलब लंदन में ही 1909 में मदन लाल ढींगरा ने एक बड़े अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक बहुत बड़ा तमाचा था उनके लिए। बिल्कुल। ये एक तरह का सीधा संदेश था कि अब कोई भी जगह अंग्रेजों के लिए सुरक्षित नहीं है। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहां तो एक पूरी पार्टी ही खड़ी कर दी गई। गदर पार्टी? हाँ, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भखना और बरकतुल्ला ने गदर पार्टी की स्थापना की। और ये लोग कौन थे? ये मुख्य रूप से उन पंजाबी प्रवासियों का समूह था जो वहां मजदूरी या किसानी करने गए थे, लेकिन वहां होने वाले नस्ल भेदी बर्ताव ने उन्हें भारत की आजादी के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वहां भी उन्हें भेदभाव झेलना पड़ रहा था? बिल्कुल। उनका एक अखबार निकलता था, गदर, और उस अखबार के पहले पन्ने पर जो विज्ञापन छपता था, उसकी भाषा देखिए। क्या लिखा होता था उसमें? उसमें लिखा होता था, भारत में बगावत के लिए बहादुर सिपाहियों की जरूरत है। वेतन, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आजादी। बाप रे, वेतन, मौत और पेंशन, आजादी। हाँ, इस तरह की स्पष्ट और बेखौफ भाषा ने दुनिया भर में फैले भारतीयों को झकझोर कर रख दिया। अगर आज के जमाने की तकनीक से इसकी तुलना की जाए तो ये सच में दिमाग को सुन कर देने वाला है। आज हमारे पास इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, हम एक क्लिक में कोई भी बात दुनिया भर में फैला सकते हैं। हाँ, आज तो सब बहुत आसान है। लेकिन उस दौर में बिना किसी डिजिटल तकनीक के ये एक ग्लोबल क्राउड सोर्सिंग और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। सैन फ्रांसिस्को में छपा हुआ अखबार कपड़ों की गांठों में, मसालों के बोरों में छिपकर शंघाई, हांगकांग और वहां से भारत के गांवों तक पहुंच रहा था। अंग्रेजों के इतने कड़े पहरे के बावजूद ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये चमत्कार उनके जबरदस्त संगठन कौशल और कूटनीतिक समझ का नतीजा था। अगर हम इसे एक बड़े दायरे से जोड़कर देखें तो इन क्रांतिकारियों ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि इस नीति को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है ना? बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, जिन्हें प्यार से छट्टो कहा जाता था, उन्होंने बर्लिन में एक कमेटी बनाई। उन्होंने सीधे जर्मन सरकार से हाथ मिला लिया क्योंकि जर्मनी उस समय ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसके तहत एक बहुत बड़ा प्लान बना, जिमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये आखिर जमीनी स्तर पर काम कैसे करने वाला था? जिमरमैन प्लान कोई हवाई बात या सिर्फ कागजी योजना नहीं थी। ये एक बहुत ही जटिल लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था। अच्छा। इसके तहत ये तय हुआ था कि जर्मन सरकार क्रांतिकारियों को भारी मात्रा में हथियार और पैसा देगी। जी। ये हथियार जर्मन जहाजों में लादे जाएंगे और फिर गुप्त समुद्री रास्तों से इंडोनेशिया या थाईलैंड जैसी जगहों से होते हुए भारत के पूर्वी तट पर उतारे जाएंगे। वाओ, इतनी डिटेल प्लानिंग। हाँ, और साथ ही विदेशी जमीन पर मौजूद जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो भारत लौटेंगे और एक साथ कई जगह ब्रिटिश सेना की छावनियों में विद्रोह भड़काएंगे। तो मतलब पूरी दुनिया के नक्शे पर गोटियां बिछाई जा रही थी। एकदम। और इन सारे प्लान्स को एक मुकम्मल मौका तब मिला जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्रांतिकारियों के लिए ये किसी ईश्वरीय अवसर से कम नहीं था। बिल्कुल एक गोल्डन चांस था। क्योंकि ब्रिटेन अपनी आधी से ज्यादा सेना और संसाधन उस युद्ध में झोंक चुका था। भारत में ब्रिटिश सेना की तादाद बहुत कम रह गई थी और इसी दौरान एक ऐसी घटना होती है जिसमें आग में पेट्रोल डाल दिया। कोमागातामारू की घटना। हाँ, वो बहुत ही दर्दनाक किस्सा है। कोमागातामारू एक जापानी जहाज था जिसमें सैकड़ों पंजाबी प्रवासी कनाडा जा रहे थे, लेकिन कनाडा की सरकार ने उन्हें वहां उतरने नहीं दिया और 2 महीने तक भूखे प्यासे जहाज को वापस भारत भेज दिया। और जब वो वापस आए, जब वो जहाज कलकत्ता के बजबज घाट पर लौटा तो वहां पुलिस ने उन निहत्थे मुसाफिरों पर सीधे गोलियां चला दी। इस बर्बरता ने आजादी के दीवानों को ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि शांति से बात करने का समय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। और इसी गुस्से का परिणाम था 1915 की गदर क्रांति की योजना। राज बिहारी बोस और गदर पार्टी के नेताओं ने तय किया कि 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में लाहौर से लेकर ढाका तक एक साथ सेना में विद्रोह किया जाएगा। सब कुछ एक ही दिन। हाँ, तार काट दिए जाएंगे, खजाने लूट लिए जाएंगे और ब्रिटिश अधिकारियों को
बंदी बना लिया जाएगा। सब कुछ तय था। लेकिन ठीक आखिरी मौके पर मुखबिरी हो गई। एक गद्दार ने पूरी योजना ब्रिटिश पुलिस को बता दी। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? इतना बड़ा ग्लोबल प्लान, जर्मनी का सपोर्ट, अमेरिका से आ रहे क्रांतिकारी, और सिर्फ एक मुखबिर की वजह से सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दुर्भाग्य से हाँ। पुलिस ने एक साथ छापे मारे, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, फांसियां दी गईं। रास बिहारी बोस को भेस बदलकर किसी तरह जापान भागना पड़ा, और बंगाल में जो भागा जतिन थे वो जर्मन हथियारों वाले जहाज का इंतजार करते करते उड़ीसा के बालासोर के जंगलों में पुलिस से घिर गए। वो लड़ाई तो इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल। वहां उन्होंने मुट्ठी भर साथियों के साथ एक आधुनिक सेना से आमने सामने की बंदूक की लड़ाई लड़ी और आखिरकार शहीद हो गए। ये सब देखकर मन में एक सवाल उठता है, क्या इन युवाओं में सिर्फ पैशन और जज्बा था, लेकिन संगठन को गुप्त रखने और चलाने की क्षमता की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी थी? देखिए, विफलता का मुख्य कारण गद्दारी जरूर था, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी आधुनिक संचार माध्यम के इतनी गोपनीयता बनाए रखना लगभग नामुमकिन था। हाँ, ये भी है। लेकिन अगर हम बागा जतिन के उस आखिरी संघर्ष को ही लें तो वो विफलता से कहीं बढ़कर है। जब एक इंसान जिसे पता है कि वो जीतने वाला नहीं है, वो फिर भी एक साम्राज्य की पूरी पुलिस फोर्स के सामने खड़ा होकर गोलियां चलाता है, तो वो पूरे देश के लिए एक प्रतीक बन जाता है, एक मिसाल बन जाता है। बिल्कुल। उनकी शहादत ये दर्शाती है कि कमिटमेंट में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। भले 1915 का विद्रोह विफल हो गया, लेकिन इस शहादत ने आजादी की लड़ाई की एक ऐसी नींव रखी जिसे कोई अंग्रेज हिला नहीं सकता था। लेकिन जब हम इस पूरी कहानी के अंत की ओर आते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इतिहासकार इन 10 सालों के दौर का आकलन कैसे करते हैं। क्या ये 1917 तक आते आते पूरी तरह से नाकाम हो गया था? इस पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। एनसीईआरटी और सतीश चंद्रा की किताबें तो बहुत साफ शब्दों में कहती हैं कि इन क्रांतिकारियों की बहादुरी अद्वितीय थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि इनके पास मास सोशल बेस, यानी आम जनता का बड़ा समर्थन नहीं था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उनका ये व्यक्तिगत शौर्य किसी बड़े जनसमूह वाले आंदोलन की जगह नहीं ले पाया। और यहाँ पर इतिहासकार शेखर बंद्योपाध्याय की एक टिप्पणी मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। जी। वे कहते हैं कि इन क्रांतिकारियों की विचारधारा में एक अनजानी लेकिन भारी कमी रह गई थी। बिल्कुल। और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। शेखर बंद्योपाध्याय बताते हैं कि युवाओं को जल्दी से जल्दी जोड़ने और उनमें शहादत का जज्बा जगाने के लिए बंगाल और महाराष्ट्र के नेताओं ने हिंदू धार्मिक प्रतीकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। जैसे क्या? जैसे कि काली पूजा की कस्में खाना या गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना। जी। और यहाँ पर एक पल के लिए रुक कर सोचना बहुत जरूरी है। आजादी की लड़ाई में किसी भी सांस्कृतिक प्रतीक का इस्तेमाल करना गलत नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि वे चाहते थे कि लोग जल्दी से उनकी भावना को समझें। लेकिन उसका असर क्या हुआ? वही तो, जमीनी असर क्या हुआ? बंद्योपाध्याय स्पष्ट करते हैं कि इन हिंदू धार्मिक प्रतीकों के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बंगाल के जो मुस्लिम किसान थे वे इस आंदोलन से जुड़ नहीं पाए। उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है। हाँ, एक तरह का अलगाव पैदा हो गया। बिल्कुल। इस तरह आजादी की इस लड़ाई ने बहुत ही अनजाने में समाज में सांप्रदायिक दूरियों को बढ़ा दिया। और यहाँ सुनने वालों को बता दें कि हमारा मकसद यहाँ किसी विचारधारा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज उस सत्य को सामने रख रहे हैं जो बताता है कि कैसे बहुत अच्छी नीयत से बनाई गई रणनीति के भी ऐसे परिणाम हो सकते हैं जो समाज को बांटने का काम कर दे। और इतिहास का यही विश्लेषण हमें गहराई देता है। इसी के साथ इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आखिर बिना आम जनता को साथ लिए कुछ मुट्ठी भर हथियारबंद लोग, चाहे वो कितने भी बहादुर क्यों ना हो, एक विशाल साम्राज्य की सेना से कब तक और कैसे लड़ सकते हैं? सही बात है। 1917 आते आते ये आंदोलन लगभग थम सा गया था। इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का भारी दमन भी था। उन्होंने 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर दिया था। अच्छा, उस एक्ट से क्या हुआ? इस कानून ने अंग्रेजों को असीमित शक्तियां दे दी थी। बिना मुकदमे के शक के आधार पर लोगों को जेल में डाल देना, विशेष अदालतों में रातों रात फांसी की सजा सुना देना।
इसके अलावा आंदोलन के जो मुख्य नेता थे या तो शहीद हो चुके थे, जेल में थे या निर्वासन में जा चुके थे। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी तो आए थे उसी समय। हाँ, उसी समय अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की घोषणा कर दी, जिसमें कुछ राजनीतिक अधिकार देने का वादा किया गया, जिससे राजनीति की गर्माहट थोड़ी ठंडी हो गई। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वे पूरी तरह हार गए थे? नहीं, हार बिल्कुल नहीं कह सकते। भले ही उन्होंने ब्रिटिश राज को उस वक्त उखाड़ कर नहीं फेंका, पर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के अजेय होने के घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। आम आदमी के दिल से अंग्रेजों का खौफ निकल चुका था। हाँ, वो डर खत्म हो गया था। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 1920 के दशक के उस क्रांतिकारी दौर की मजबूत नींव रखी, जिसमें आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसी संस्थाएं बनी और भगत सिंह जैसे विचारकों ने आज़ादी की लड़ाई को एक नया ही रूप दिया। ये बहुत अहम बात है। आज के इस दौर में जहां हमें हर चीज़ का तुरंत नतीजा चाहिए, जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, उस समय के नौजवानों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने किसी क्विक फिक्स या आसान रास्ते की तलाश नहीं की। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना। हाँ, उन्होंने एक पूरे जालिम सिस्टम को जड़ से उखाड़ने के लिए सबसे मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता चुना। बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन्होंने दुनिया भर की ताकतों को एक लक्ष्य के लिए इकट्ठा कर लिया। जब विजन और पैशन बड़ा हो तो दुनिया के किसी भी कोने से संसाधन जुटाए जा सकते हैं। और ये हमें ये भी सिखाता है कि सिर्फ साहस ही काफ़ी नहीं होता। एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना और एक ठोस संगठन का होना कितना जरूरी है। इस चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी विचार जिस पर सच में गौर करना बनता है। जरा सोचिए, जब देश का एक आम युवा प्रार्थना, याचिका और शांतिपूर्ण विरोध के रास्ते से थककर, निराशा में डूबकर आखिरकार हिंसा और बगावत का आखिरी रास्ता चुनने पर मजबूर हो जाता है, तो क्या इसमें असली दोष सिर्फ उस नौजवान के गुस्से का है? ये सोचने वाली बात है। या फिर उस ताकतवर और अहंकारी सिस्टम का, जिसने शांति से उठाई गई आवाजों को अनसुना कर दिया और उन्हें इस मोड़ तक पहुंचा दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ 100 साल पुराने इतिहास पर नहीं, बल्कि आज की दुनिया और हमारे आज के सिस्टम्स पर भी उतना ही लागू होता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगले विषय के साथ।